नमस्कार, इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बीते हफ्ते 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए नहीं हिचकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में बरी करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और कर्नाटक की निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मामले सीवान में ही चलते रहेंगे और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इन दोनों फैसलों ने एक बार फिर न्यायपालिका में लोगों का भरोसा मजबूत किया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ए राजा, ललित मोदी, बीसीसीआई जैसे तमाम मामलों में कड़े निर्देश दे चुका है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कितनी अहम है। यह कोई पहला मौका नहीं रहा जब सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के खिलाफ इस तरह के फैसले लिए हों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही शशिकला को जेल जाना पड़ा है, तो बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान जेल में बैठकर अपना हुक्म नहीं चला पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजने का आदेश देकर निष्पक्ष सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया। तो शशिकला के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और निचली अदालत के सजा के ऐलान के फैसले पर मोहर लगा दी। शशिकला को अब 4 साल की सजा काटनी होगी। शशिकला बढ़ तो रही थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर, लेकिन बन गई बेंगलुरु जेल की कैदी नंबर 9234। सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर शशिकला को ऐसा झटका लगा जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और दोषी मानते हुए शशिकला को 4 साल कैद की बेंगलुरु के सेशंस कोर्ट की सजा को सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं, उनका अपील SLP उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया, मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। आय से 66 करोड़ ज्यादा संपत्ति के इस 21 साल पुराने मामले में जयललिता, शशिकला और उनके 2 रिश्तेदार सुधाकरण और इलावारसी आरोपी बनाए गए थे। सितंबर 2014 में बेंगलुरु की निचली अदालत ने चारों को दोषी करार दिया था। 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार, DMK और सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जून 2016 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सितंबर 2014 में विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 4 लोगों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने जयललिता को 4 साल की कैद और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जब शशिकला समेत बाकी 3 आरोपियों को 4 साल की कैद के साथ 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब सभी दोषियों को सजा का बाकी वक्त जेल में पूरा करना होगा। जज ने बिल्कुल, जस्टिस रॉय ने बिल्कुल कहा कि भ्रष्टाचार लड़ना हमारे धर्म है और इसको हर क्षेत्र में उसको निकालना चाहिए। आगे कब खत्म, अब इसमें अपील है नहीं, इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सके। हाई कोर्ट के फैसले को 10 आधारों पर चुनौती दी गई थी। इमारतों की कीमत, सह आरोपी और दत्तक बेटे की शादी में खर्च, कर्ज को आय मानना, आय का 76% अघोषित संपत्ति, अंगूरों के बाग से आय, तोहफों को आय मानना, SASI एंटरप्राइज की आय, जया प्रकाशन की आय, सुपर डुपर टीवी प्राइवेट लिमिटेड की आय, संपत्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक तोहफों को वैध स्रोतों से होने वाली आय नहीं बता सकते और आयकर रिटर्न में इसे दिखाकर वैध नहीं साबित किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 161 से 165A के तहत जयललिता लोक सेवक थी और उन्हें दिए गए तोहफे अवैध थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की सुनवाई के बाद पिछले साल जून में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शशिकला के लिए अब मुख्यमंत्री बनना तो दूर की कौड़ी हो गया है, क्योंकि सजा के ऐलान के साथ ही वो 10 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो यहां शशिकला की मुसीबत बढ़ गई, वहीं दूसरी ओर हत्या और अपहरण के तमाम आरोपों को झेल रहा मोहम्मद शहाबुद्दीन का नया ठिकाना दिल्ली की तिहाड़ जेल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से दिल्ली भेजने का फैसला सुनाया है। शहाबुद्दीन आरजेडी का सांसद भी रह चुका है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शहाबुद्दीन को 1 हफ्ते के भीतर बिहार की सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया जाए। कोर्ट के मुताबिक सीवान की निचली अदालत में चल रहे 45 मामले वहीं चलती रहेंगे, जिनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। दलीलें हमारी ये थी कि जिस तरह से मिस्टर शहाबुद्दीन सीवान में रहते हुए अपना सिंडिकेट चला रहे हैं और जिस तरह से वो गवाहों को प्रभावित करते रहे हैं और करते जा रहे हैं और भविष्य में जिस तरह की उनकी तरफ धमकियां मिल रही हैं भविष्य में प्रभावित करने की, उसके चलते ये न्याय तो संभव नहीं है। शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उस पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। मीडिया ने इसके मामले को बड़ा तूल दिया है। अगर उसको तिहाड़ जेल ट्रांसफर करेंगे तो अधिकारों का हनन होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सिर्फ आरोपी के लिए नहीं बल्कि पीड़ित के लिए भी है। यहाँ सिर्फ सवाल आरोपी के अधिकारों का नहीं है बल्कि पीड़ितों के स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार भी है। कोर्ट ने कहा कि वह शहाबुद्दीन की इस दलील से सहमत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी को दूसरे राज्य की जेल में ट्रांसफर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी है कि वह हर केस में निष्पक्ष न्याय को सुनिश्चित करे। कोर्ट हर मामले के तथ्यों को देखकर और जनता के हित को ध्यान में रखकर यह फैसला कर सकता है कि निष्पक्ष न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से भी कहा कि वह शहाबुद्दीन के स्टे दिए गए मामलों का 4 महीने में निपटारा करे। एक्चुअली हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में स्टे लगाया हुआ था किन्हीं कारणों से, तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन मामलों में जिनमें उन्होंने स्टे लगाया है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद और आशा रंजन ने राजद नेता को सीवान जेल से स्थानांतरित किए जाने की याचिकाएं दायर की थी। प्रसाद के 3 बेटे 2 अलग अलग घटनाओं में मारे गए थे और आशा के पति राजदेव रंजन की सीवान में हत्या हो गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबित मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई के लिए उसे सीवान जेल से राज्य के बाहर किसी जेल में भेजा जाए। इससे पहले बिहार सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वह शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने के खिलाफ नहीं है। इससे पहले पिछले साल 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत रद्द करते हुए शहाबुद्दीन को वापस जेल भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पिछले कुछ समय में जो कोर्ट के बड़े फैसले यहां पर आए हैं उससे राजनीति में साफ और स्वच्छता लाने की कोशिश यहां पर की गई है और आम जनता में, लोगों में भी एक आस यहां पर जगी है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे उनको रूबरू कराते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के श्रीधर राव हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर.बी. मिश्रा जी भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विजेंद्र जैन, संविधान के जानकार सुभाष कश्यप जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी, साथ ही हम बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता फाजिल हुसैन शेख, इनके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके लखनऊ बेंच के कुछ वरिष्ठ एडवोकेट्स की राय भी हम इस मुद्दे पर जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस राव आपके पास आना चाहता हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। ये 2 फैसले जो निकलकर सामने आए हैं, एक शशिकला को लेकर, दूसरा शहाबुद्दीन को लेकर, आम जनता के मन में विश्वास उठा है कि जो अपराधीकरण और जो भी यहां पर क्रिमिनल मामले निकलकर सामने आते हैं, राजनीति साफ और स्वच्छ हो सकती है। इन 2 फैसलों का इंपैक्ट, असर कैसा पड़ेगा आने वाले समय में, किस तरह से देखते हैं? बोथ द डिसीजंस, दो डिसीजन दिया है, इट्स वेलकम एंड गुड, बट टू एक्सैजरेट the outcome of the decision or the impact of the decision, I don't think it can change the public perception. I always look from a different, rather look from different perspective. See, Jayalalitha's case also, the judgment was not delivered in a reasonable time after it was heard. See, after all, as CPC says, within 15 days of hearing, you have to deliver a judgment. The judgment was kept reserved for so many months. And then next, it does not mean that the other politicians are very honest.
people, you can't make people believe that all others are honest, only convicted by courts are only the culprits, are the guilty. बिगिनिंग में, शुरुआत में ही अगर इस पर थोड़ी सी सख्ती यहाँ पर दिखाई जाती तो शायद ऐसी सिचुएशन निकलकर सामने Very नहीं true. आती। He should not have ठीक been है। grown because his political patronage and he is a lawmaker. हाँ। See, with this, see, our Indian democracy is infested with two things: corruption, muzzle power. Unless these two things, and corruption also different phases of corruption we get. This, after all, your Prevention of Corruption Act is designed only to deal with the corruption of bureaucrats, not with the political corruption. See, ठीक after है, all, when लेकिन she is in सख्ती यहाँ power, पर she होनी would- चाहिए हाँ। और इन सारे मामलों को देखना चाहिए। जस्टिस मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे जस्टिस राव ने यहाँ पर कहा, क्या आप इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हो? और साथ ही मैं ये भी बात करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकने के लिए राजनीति में कम से कम हो ये जो दो फैसले निकलकर सामने हैं, किस तरह से देखा जाए? क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसे फैसले कोर्ट ने लिए हैं जिससे लोगों में उम्मीद जगी है और एक भरोसा जगा है कि हाँ, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर लगाम कानून हमारा लगा सकता है। हिमांशु जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, जिसकी न्यायपालिका अत्यंत पारदर्शी और सशक्त है। मुझे ये देखना है कि जहाँ संविधान के उसमें उद्देशिका में, प्रियम्बल में ये कहा गया है, सर्वप्रथम न्याय हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें कहीं भी किसी जगह बैलेंस, इसका सामंजस्य अगर खराब होगा, लेकिन ये सारा हमारा लोकतंत्र एक उसकी आधारशिला है, आपकी जो हमारा इलेक्शन है, यानी जो चुनाव है, उसमें पारदर्शिता पर निर्भर है। स्वतंत्र रूप से लोग अपने चॉइस से, लोग बिना दबाव के और अपने चाहने वाले के पक्ष में वोट दें। लेकिन ये देखा गया है लोग वोट नहीं देते, किसी का दबाव बरस देते हैं। और यही देखा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तो लोग जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं वो कम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो मास है वो ज्यादा इसका निर्णायक होता है। और उसी को उसमें लालायित करके, यानी उसको थोड़ा सा लालसा देके या उनको प्रभाव डाल के किसी न किसी कारण से लोग उसमें अपने पक्ष में वोट दिलवाते हैं। ये भी देखना है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार, देखिए बहुत सारे संविधान के 7 जजेज की पीठ ने शुरू में रामचंद्र राव स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 में, इसके बाद सारे केसेस को देखा उसने, कॉमन कॉज के केसेस को, राजदेव शर्मा के फर्स्ट और सेकंड केसेस को देखने के बाद ये बहुत सारा किया कि जो क्रिमिनल जो केसेस हैं, जो आपके मेंबर सांसद और जो ये आपके विधायक होते हैं, वो जल्दी से जल्दी निपटा दिए जाएं। पहले तो ये था कि जल्दी से जल्दी 1 साल में पूरे कर दिया, चार्जशीट दे दिया जाए और उसकी एक सीमाबद्ध तरीके से उनके फैसले देने का एक निर्देश था। लेकिन सब्सिक्वेंटली तुरंत बाद उसमें ये किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखिए खंडपीठ ने, ऑनरेबल जस्टिस सिकरी और ऑनरेबल जस्टिस R.K. अग्रवाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसको संविधान पीठ में रेफर कर दिया। तो मुझे ये देखना है केवल 2 तरह के देखिए मेन मुख्यतया प्रभावी होते हैं आपके करप्शन के, भ्रष्टाचार केसेस। एक होता है जो आर्थिक दृष्टि से बाहुबली है, दूसरा ये होता है क्रिमिनल वो बाहुबली जो राजनीतिक उपलब्धियां इनको हो गई हैं। दे बहुत सारे देखिए विजय माल्या हुए, सुब्रतो राय हुए, ये सब देखिए आर्थिक दृष्टि से बाहुबली थे। लेकिन आप ये कहना आय से अधिक संपत्ति वाला, जहां ये बात आया शशिकला की बात आई है, और ये आया कि साबुद्दीन वो क्रिमिनल हैं और वो राजनीति में भी हैं। बहुत सारे केस हमारे कुछ लोग तो जैसे डॉक्टर ए राजा थे, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेज आए, उनको सजा भी काटनी पड़ी। तो अब जो हाल में चीजें आ रही हैं, जैसे मुख्तार अंसारी का हुआ, अतीक अहमद का हुआ, गायत्री प्रजापति का हुआ, कुछ को तो ये है उनके किडनैपिंग के केसेस हैं, कुछ लोगों में ये है कि आपने उन पे 376 के केसेस हैं, यानी उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं। कुछ ऐसे हैं जो आर्थिक डकैती के, आप किडनैपिंग के हैं। तो ये बहुत समग्र रूप से देखा जाता है, तो कहीं न कहीं से जिनकी ये बाहुबली हैं, यानी उसमें पैसे से बाहुबली हैं और प्रभाव रखते हैं, इनका कहीं न कहीं राजनीति में दखल अंदाजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया, संकेत दे दिया अपने इन फैसलों से कि कोई भी आदमी रूल ऑफ लॉ के ऊपर नहीं है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके जो फ्री रहेगा उसके खिलाफ देखिए मुकदमा चलेगा। और अगर आवश्यकता ऐसे ही आवश्यकता पड़ी तो एक मिसाल पेश करने की भी यहाँ पर उनके केसेस का स्थानांतरण जो है सीआरपीसी की धारा 406 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। हाई कोर्ट अपने ही अंदर के तमाम प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक जगह कर सकता है। तो उन्होंने संकेत दे दिया
मतलब होना चाहिए। मतलब जस्टिस मिश्रा, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर संकेत ये दिया गया है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो। जस्टिस मिश्रा हम लगातार यहाँ पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विजेंद्र जैन जी। जस्टिस जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी हालिया दो फैसले आए हैं, जिसमें एक शशिकला का मामला सामने आया है और शहाबुद्दीन का जो मामला सामने आया है, इन दोनों फैसलों को अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि ये जो दोनों फैसले हैं ये लोगों के विश्वास को और मजबूत करेंगे कानून पर, कि अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पर जो राजनीति में अब घुस चुका है, ये अब राजनीति से थोड़ा दूर होगा? आपको लगता है कि एक मिसाल पेश करेंगे ये दोनों फैसले? देखिए, ये जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस, वो क्योंकि जो चीज ताजा होती है वो लोगों की नजरों में आ जाती है। और आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो हमेशा कोशिश की है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन किया जाए, और जब रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो उसके अंदर उनके लिए एक व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री है, मंत्री है, अगर उसने रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया है, कंट्री के लॉ को वायलेट किया है, तो उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल, न्यायपालिका के ऊपर जो विश्वास की बात है जस्टिस जैन, वही हम बात करना चाह रहे हैं। पहले के दौर में देखा जाता था कि निष्ठावान, साफ और स्वच्छ राजनीति होती आई थी, लेकिन अब वो दौर नहीं दिखता, अब वो फेस नहीं दिखता, वो फेस दोबारा से लौट कर आए। इसके लिए आपको लगता है कि न्यायपालिका भी और सख्त कदम यहां पर उठा सकती है, कुछ सख्त ऐसे फैसले ले सकती है आने वाले वक्त में जो एक मिसाल बनकर पेश हो? उठाने चाहिए, और न्यायपालिका उठाती भी है। पर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 50 साल से कानून के साथ, एज ए लॉयर, एज ए जज, एज ए चीफ जस्टिस, एज ए चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, जो सबसे बड़े वॉयलेटर्स होते हैं वो तो सरकार के कर्मचारी होते हैं, और सरकार के कर्मचारियों की मदद से ही वॉयलेशन होता है जी। Abatement to crime, abatement to amass wealth, is not possible. अगर दुखी है सरकारी तंत्र उसके साथ नहीं मिला हो, तो उस दिशा के अंदर एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो अपना एक बहुत लंबा अरसा लगा देती हैं कोर्ट्स के अंदर अपने एविडेंस देने के लिए, अलग अलग विभिन्न तरीके से कार्य होता है, तो उससे लोगों का फेथ जो कि है थोड़ा सा डगमगा जाता है। पर वो कोर्ट जहां तक होती है, वो तो जब उनके पास पूर्ण मटीरियल आता है, एविडेंस आता है, उसके बेसिस के ऊपर वो निर्णय करते हैं। तो ये इस तरह के निर्णय से आशा जो लोगों के बीच में और जमहूरियत के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास न्यायपालिका निष्पक्ष है। जस्टिस जैन, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था। अगर शशिकला के फैसले को ही, शशिकला मामले में जो फैसला निकलकर सामने आया, अगर उसी की बात की जाए तो मात्र 10 साल कोई भी चुनाव ना लड़ना शशिकला के लिए, क्या ये काफी है या फिर इसमें और भी कुछ निकलकर सामने आ सकता था? नहीं, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट ऑफ अपील है ना, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उन्होंने उसको 4 साल की सजा दी। अब हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया, हाई कोर्ट ने नॉट एग्री। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड करके और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट को कोई जुरिडिक्शन नहीं थी कि वो सजा बढ़ा दे, तो उसका वो कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने उसको बरकरार रखा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जो आदमी करप्शन के अंदर कन्विक्ट होगा उसको 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वो 10 साल की प्रक्रिया उसको पूरी करनी पड़ेगी। उसके अंदर अगर नीचे की कोर्ट 10 साल जैसे पता लगे कि उसके अंदर उन्होंने 10 साल की सजा दी, अब 10 साल की सजा के बाद फिर उनके ऊपर 10 साल ऑपरेट होते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर यानी ये चीज कही जा सकती है कि एक भरोसा यहां पर कायम करने के लिए, एक भरोसा लाने के लिए ऐसे फैसले आना बेहद जरूरी है। शुक्रिया जस्टिस जैन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त संविधान के जानकार सुभाष कश्यप जी। सुभाष कश्यप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुभाष कश्यप जी, सवाल मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यहां पर बन गया है, और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए इन पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, क्या लगता है आपको? I think, in fact, I have been of the view for many years that the basic source
of the problem of corruption and also of black money is in our political party system and electoral system. Very little has been done to regulate our political party system or the electoral system. Since elections are fought largely by black money, since political activity is dependent very largely on black money, since political parties run very largely on black money, unless you control that source of black money and of corruption, I think it would be very difficult to tackle the problem of corruption in other areas. When you need tons of money for political activity, and that applies to all parties, when you need tons of money for running a political party, when you need tons of money for any political activity and for electioneering, it is natural that black money is generated. It is natural that corruption takes place. There are many other reasons, but that is a vast topic. But I think the most important is पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल। बिल्कुल मैं चाहता हूं कश्यप जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपसे चर्चा करेंगे, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राणा मुखर्जी जी। राणा मुखर्जी, स्वागत है आपका। सर, राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यहां पर देखी गई है, और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अगर इन पर रोक लगाने की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कैसे इन पर रोक लगाई जा सकती है कि कम से कम जो हमारी राजनीति है वो साफ और स्वच्छ रहे? देखिए, ऐसा है, ये बहुत सालों से ये पेंडिंग थी ये केस, और आखिरकार एक जजमेंट आया। अब पॉलिटिक्स और करप्शन जो हाथों हाथ चलता है इंडिया में, ये कुछ हद तक तो अभी लोग समझ जाएंगे, ये आशा तो है हमें। और दूसरा ये है कि पीपल इन हाई प्लेसेस, हाई ऑफिसेस, अभी चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, जिनका देहांत भी हो गया, उनके खिलाफ भी कन्विक्शन स्टैंड किया है। ये तो बहुत फार रीचिंग इफेक्ट होगा एटलीस्ट इंडियन पॉलिटिक्स में। आशा ये है कि लोग जरा समझ जाएंगे, दे विल नॉट यूज पब्लिक मनी एंड नॉट यूज देयर ऑफिस फॉर प्रॉफिट टू मेक अननेसेसरी गेन्स and to justify that by saying that I have a Robin Hood image and I used to do a lot for the state, so therefore what I do is my business, not the state's business otherwise. But this judgment will actually set a precedent for a long time to come. बिल्कुल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि ये फैसला यहाँ पर एक मिसाल यहाँ पर जरूर पेश कर सकता है, और आने वाले समय में जनता को भी उम्मीद है कि ऐसे फैसले निकलकर बहुत सामने आए। राणा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे आपके साथ। और आइए अब राय जानते हैं हम बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट फाजिल हुसैन शेख जी की, कि उनका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ जानना है इस फैसले के बाद। शशिकला का मैटर है, ये पूरा करप्शन का मैटर है, और करप्शन जो है वो जाहिराल है सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया ही। और जब इस तरीके से जजमेंट आते हैं कि एक बहुत बड़ा बिग बॉस जो है कानून के शिकंजे में जब फंसता है, तो उससे जो छोटे छोटे जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनका विचार जो है वो उससे हिलता है, और वो अपने इरादे से ज़रूर करप्शन करने के रास्ते को छोड़ते हैं। यहाँ न्याय को लेकर काफ़ी बात सामने आती है। मैं जस्टिस राव आपके पास आना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। जो बात यहाँ पर आपने कही, शुरुआत में भी कहा कि कुछ पावरफुल लोग होते हैं जिनको लेकर इस तरह की बातें सामने आती हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट वही इस तरह के फैसले ले रही है? लेकिन एक प्रोटोकॉल यहाँ पर बनना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि उनके अंदर ही साफ स्वच्छ राजनीति हो। देखिए, it is not a question of some self-regulated or self-imposed norms that will help. You should have robust adequate legislations for that. I think lawmakers are not prepared to accept or prepared to do that robust legislations, adequate legislation to tackle with political corruption and other things. And look at this, Shashikala, although she is in jail, she is condemned, politically she is powerful.
Her proxy is now trying to, he has been sworn in as the chief minister. And look at, maybe Lalu Prasad Yadav may be convicted, but still he has got political power. His political power is not lost. See, our system suffers from lot of infirmities. Merely it's like a sparkle, it's like a flicker. One or two convictions, I don't think that it can refurbish the image of the system, and then it can create confidence in the people about the quality and integrity of the system, unless we inject speed. See, any criminal case, any corruption case, if it is taken up, within 1 year decisions even at Supreme Court level it should conclude. It should not decades. If it takes decades, then people lose faith. And the people with the political popularity, and the political these things, they still exploit the system, and they remain still powerful. So let us not be complacent and feel happy that pat our back saying that no, we have done some good thing. It is not that the judiciary is not is not to be blamed here. It is the entire political system that has even weakened the judiciary. ठीक है, जुडिशरी को ना कहा जाए, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ पर कहा जाए जस्टिस मिश्रा जी, लेकिन ये बात हमने देखी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जेल में रहने के बावजूद चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। अगर राजनेताओं की बात की जाए या फिर अगर एक सिस्टम की बात की जाए तो वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। अभी हालिया फैसलों की अगर बात की जाए तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गायत्री प्रजापति की अगर देखा जाए, अतीक अहमद को देखा जाए, शिकंजा कैसा गया, तब काम किया गया, तब उनको गिरफ्तार किया गया, तब उन पर कोई कार्रवाई की गई, वरना कार्रवाई यहां पर नहीं होती है। तो ये सारी चीजों को एक लीगल अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है, आपको लगता है यहां पर, कि जनता समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? हिमांशु जी देखिए, जेल में रह के क्योंकि अब किसी का व्यक्तिगत अधिकार होता है इलेक्शन लड़ने का, उसको मनाही नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना अथक प्रयास करके देखे, लेकिन गंभीर जब मामले 40-45 गंभीर मामले चल रहे हो तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने दखलंदाजी और इतना देखिए न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस हद तक जाके देखिए, पहले के केसेस करने के बाद बहुत ज्यादा डायरेक्शन दिए गए। अब तो देखिए ये डायरेक्शन जो रामचंद्र राव वाले केस में उन्होंने बहुत सारे केसेस को, जो संविधान पीठ के केसेस को समझ के उन्होंने किया। अब उसमें देखिए राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट में सभी को अधिकार है, ये जो सूचना का अधिकार 2005 का है, इसमें किसी भी कैंडिडेट के जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके पास्ट इंटेलिजेंस, उसका पास्ट जो व्यवहार है, उसके पास करप्शन कितने केसेस हैं, कहां उसमें किस अपराध में लिप्त है, उसकी सारी जानकारी हो सकती है। उसको अपना एफिडेविट जो फाइल करना पड़ता है, अपना डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसमें सारे विवरण देने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे चीज देखो कदम उठाए गए, ये न्यायपालिका की जो दखलंदाजी है और उसमें जो मार्गदर्शन किया गया है। और यहां तक मैं कहूंगा खंडपीठ, मैंने बताया 2 खंडपीठ के ऑनरेबल जजेस ने अभी संविधान के इसी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए 5 संविधान पीठ को रेफर कर दिया है। मेरा ये कहना है, देखिए बहुत सारे मुकदमे जो सांसद और विधायकों के खिलाफ पड़े हुए हैं, अब ये बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है हमारे न्यायपालिका के लिए, उसमें उचित डायरेक्शन रिक्वेस्ट करे हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट देखिए आर्टिकल 235 के अंदर अपने अधीनस्थ जो उसमें मुकदमे हो रहे हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको डायरेक्शन दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट तो केवल रिक्वेस्ट कर सकता है हाई कोर्ट से, वहां हमने मुख्य न्यायाधिपति जो होते हैं, चीफ जस्टिस है, वो सब्सिक्वेंटली डायरेक्शन देंगे कि जितने मुकदमे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अभी सैकड़ों मुकदमे, 500-600 मुकदमे सांसदों और विधायकों के खिलाफ पड़े हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। यहां तक कह दिया गया, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कि 1 साल के अंदर चार्जशीट डाल दीजिए, और बहुत समयावधि तो नहीं है, लेकिन चार्जशीट तो फाइल हो सकती है तुरंत, और वर्कआउट करके कोऑपरेशन, लोगों के कोऑपरेशन से लोगों को अंदर जागरूकता फैला के कि ज्यादा से ज्यादा जिनके पास साक्ष्य है उसमें आम है, निर्भीक होकर साक्ष्य दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी केसेस का निष्पादन हो, तभी तो छवि पता चलेगी कौन किसका है, और तभी हमारी चुनाव प्रक्रिया सही होगी, हमारे लोकतंत्र का बचाव हो पाएगा। इसमें ईसीआई की भी एक अच्छी भूमिका यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल यहाँ पर यह बात कही जा सकती है कि एक साफ स्वच्छ राजनीति के लिए लीगल अवेयरनेस फैलानी यहाँ पर बेहद जरूरी है। हमारे साथ जुड़े हुए संविधान के जानकार सुभाष कश्यप जी। सुभाष कश्यप जी, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है कि शशिकला विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी और वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी, क्या संवैधानिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बन सकती थी? इस बारे में संविधान में क्या कुछ कहा गया है? Question of not being a member is concerned. The Constitution provides that anybody can be appointed chief minister or minister without being a member, but
within 6 months he or she should be elected to the assembly or the council, as the case may be. So 6 months period is available for a non-member to be a minister or chief minister. So far as who should be appointed chief minister, who is qualified, the constitution gives powers to the governor. The matter is untapped. बिल्कुल, यानी बन सकते हैं ये सारी चीजें निकल के सामने। राणा मुखर्जी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर जयललिता जी की बात की जाए तो जयललिता जी तो अब रही नहीं, तो उनके ऊपर लगाया गया जो 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना था वो अब कौन भरेगा? सी टेक्निकली क्रिमिनल ट्रायल और सिविल केसेस में अंतर ये है कि अबेटमेंट में द सेंटेंसिंग पार्ट विच इज लेट अस से इम्प्रिजनमेंट आफ्टर कन्विक्शन, वो तो कैरी आउट हो नहीं सकता आफ्टर द डेथ. बट इन सो फार एज द फाइन इज कंसर्न, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मनी डिक्री. द स्टेट हैज टू नाउ इम्प्लीड हर लीगल heirs if any are to be found. I believe her niece and nephew are there, and her personal properties can still be attached after that bit of abatement is set aside by the court, maybe the trial court or the Supreme Court, and they can proceed for attachment and recovery of that fine amount, because that fine has to go to the state coffers. चलिए, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ राणा जी आप हमारे साथ बने रहें। जस्टिस मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे बात करना चाहूँगा। अपराधीकरण की अगर बात की जाए, साफ सच राजनीति की हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ देखा जाता है कि राजनीति में अपराधीकरण काफ़ी हावी रहा है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ पर कई ना कई ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं जहाँ पर साफ पता पड़ता है कि अपराधीकरण काफ़ी आगे निकल चुका है, बहुत हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें एक आम जनता जो एक उम्मीद लेकर बैठी है सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से, कि अपराधीकरण पर काबू किया जा सके, यहाँ की शुरुआत इसकी अपराधीकरण को खत्म करने की कहाँ से होगी, राजनीति को स्वच्छ करने की शुरुआत यहाँ पर कहाँ से होगी, और मेन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर यहाँ पर फोकस करना बेहद जरूरी है? आपको क्या लगता है कि शुरुआत कहाँ से करें और खत्म कहाँ करें? एक एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने स्टडी करके बताया है। उसने बहुत सारे हर प्रदेश के जो वहाँ के जो सांसद हैं और वहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने स्टडी करके बताया है कि शुरू से ही बहुत बड़ी संख्या में उनकी तादाद जो है आपके विधायकों की और सांसद वहाँ के जो हैं, उनमें बहुत सारे उन पे अपराध के केसेस हैं। बहुत सारे केसेस 10 बरस पुराने हो गए, कुछ तो 15-20 बरस पुराने हो गए। वो कहीं न कहीं मैनेज कर रहे हैं। देखिए, इसको सुधार करने का देखिए तरीका तो एक हो सकता है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए, जिसमें पार्लियामेंट में आके इसका इलेक्टोरल जो हमारा जनप्रतिनिधि एक्ट है, पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें सुधार हो जाए। उनकी जो पद्धति है उसमें जो कौन आदमी खड़ा होगा, कौन आदमी इलेक्शन में आएगा जिसकी छवि अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद जो न्यायपालिका है उसमें दूसरा सहयोग है। तो जब तक मिलके हमारा पार्लियामेंट में कोई सशक्त कानून नहीं बनेगा और उसका अनुपालन सही नहीं होगा, और ये संदेश तो बिल्कुल चला गया, जो बहुत सारे जो फैसले सर्वोच्च न्यायालय के आ रहे हैं, कोई आदमी देखिए अपने नियम के कानून के अंतर्गत या रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट करेगा तो उससे उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहले एक छवि थी जो आपके ब्यूरोक्रेट्स थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, या जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के थे, सही सलाह देते थे। उन पर पहले के नेता अपने व्यक्तित्व से उन पर हावी हो जाते थे, उनके निर्णय पर अपना दखल अंदाजी करते थे, लेकिन सभी कुछ स्टेट के हित में होता था, सत्ता के हित में होता था। लेकिन आज क्या है, उनके बावजूद कि वो बहुत अच्छे अगर ब्यूरोक्रेट हैं, ईमानदार हैं, लेकिन राय दिया उसको ओवररूल करके और कुछ ऐसे फैसले और कुछ करा दिए जाते हैं, निर्णय कर दिए जाते हैं, और उसमें देखिए कोई न कोई क्रिमिनल किसी ऑफेंस में फंस जाता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश चला गया कि देखिए न्यायपालिका आपको छोड़ेगी नहीं, कोई आदमी रूल ऑफ लॉ के एवं नहीं है, कानून के अंतर्गत सब बराबर हैं, और देर सबेर भले विलंब हो रहा है, आप कितना ज्यादा करें। तो अब इसमें मतलब न्यायपालिका को भी चाहिए कि एक हमें निर्देश दे, या नीचे के जो कार्यपालिका उसमें न्यायपालिका हमारी है उससे अपेक्षा करे, और एक फास्ट, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना था, कुछ स्पेशल कोर्ट्स बना के ये इस तरह से जो अपराधीकरण हो रहा है राजनीति में, उसके लिए विशेष एक अभियान चलाना जरूरी है, तभी देखिए ये कामयाब होगा। जस्टिस राव, किस तरह का अभियान यहाँ पर हो सकता है? क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन हावी है, ये बात साफ है। किसी भी राजनीतिक दल में चले जाइए, किसी भी राजनेता को देखिए, उस पर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, कई मामलों में वो आरोपी यहाँ पर हैं। कई राजनेता तो यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर यौन शोषण के, बलात्कार के मामले भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं,
इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और सख्ती की जो बात यहां पर की जा रही है, जैसे जस्टिस आरबी मिश्रा बता रहे हैं, तो वो होना क्या चाहिए? कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ मापदंड तय करने चाहिए। See, our Indian democracy is infected with primarily with the dynastic successions. You look at all levels, from panchayat levels to Delhi, Sure, बिल्कुल। you have these dynastic successions. You have to put an end to these dynastic successions. It has something become a business. Politics has become a business. A fellow does not have any money, enters politics with criminal record and all that. He wins confidence of the people in power, and thereafter he himself becomes the powerful leader, and then gains the political power. This is what happening in our country. Nextly, with regard to this people with criminal background, our electoral law should be so reformed so that some prima facie material finding, if it is found, he should be debarred from contesting elections. He cannot file nomination. That law should be brought. And another thing, our law is very inadequate, and the punishments imposed are flea bite. See, when a person has political corruption, when he has amassed so much wealth, you should completely forfeit all the entire property. It is not as if the entire property should be forfeited, and then he should be debarred from holding any public office or any public position for during his entire lifetime. It is not as if that after 6 years he will cool his period. In next election he will come and again contest. So our stricter laws are required. Total very robust legislations have to be brought to tackle this issue. We have to, because when a person once get elected once or twice, lala jada hai, and then he will use money power and then criminal power to sustain in power. 6 times, 4 times, 7 times, 8 times. What is it? There is no chance for other man, because he would have grown like a big banyan tree. He would not allow anybody to grow there. Therefore, our dynastic system should go. See, the American presidential system, you had that only 2 terms. Eisenhower, it was brought there, and only 2 terms thereafter. Likewise, you must put some cap. Democratic Republic में you have to put some cap, and people should not take politics as their business. Otherwise, it has become a trade and a business. बिल्कुल, ये बात तो यहाँ पर कही जा सकती है कि हमारे यहाँ जो राजनीति है उसको व्यापार बना लिया है, और जहाँ व्यापार घुस जाता है वहां पर नफा नुकसान के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और अब साम दाम दंड भेद यहाँ पर सब कुछ अपनाया जाता है। ठीक है, राणा मुखर्जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राणा मुखर्जी जी, राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। आपके मुताबिक हमें क्या कुछ ऐसा नियम बनाने चाहिए, या फिर उन्हें किस तरह से लागू करना चाहिए जिससे हमारा जो लोकतंत्र है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, वो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से बच जाए? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट काफ़ी सालों से हमारे यहाँ 1980 से चालू हुआ था। 1950 में भी एक टेम्पोररी लेजिस्लेशन थी, फिर अभी 2013 में फिर से आई बिलीव एक अमेंडमेंट आया है। इट वॉज अ टूथलेस टाइगर अकॉर्डिंग टू मी। बहुत कम लोगों का कन्विक्शन हुआ। 500 रुपए लेने वाले, जो हिंदी में घूसखोर कहते हैं ऑफिस में, उनके खिलाफ पूरा ट्रायल हो जाता है, पूरे के पूरे ट्रायल हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है 500 रुपया लिया तो क्या हुआ भाई, करप्शन है, हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे, जेल हो जाता है उनका, 1 साल हो, 6 महीने हो पुराने एक्ट में। बट ये बड़े लोगों का जो करोड़ों में जिन लोग डीलिंग करते हैं, बहुत कम कन्विक्शन रेट है हमारे यहाँ। सो वी हैव टू सेट अ टाइम फ्रेम दैट ट्रायल कोर्ट भी ये स्पीडी ट्रायल जैसे होता है, 1 साल 1.5 साल में ये ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। अपील ऑल्सो शुड हैव अ टाइम लिमिट इन द हाई कोर्ट, स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स हैज इट्स ओन प्रेसिंग डिमांड्स। जजेस कम है हमारे यहाँ इन कंपैरिजन टू द टोटल पॉपुलेशन। द डिमांड ऑफ having more judges is pending. Nobody wants to take care, because judiciary and this is the least priority sector of the government. They are not bothered. High court में अभी भी सब 60-70% से ज़्यादा vacancies हैं. So till you have judges, even if you set a time frame, I feel in India इतने सारे loopholes हैं in the enactment, in the prosecution agency, in the investigating agency, that you cannot solve these melees in a short duration of time, but होना चाहिए टाइम लिमिट। इट इज बिल्कुल, यहाँ पर टाइम लिमिटेड ड्यूरेशन यहाँ पर बेहद जरूरी है। यहाँ पर अगर होगी तो बहुत ज्यादा सही होगा। सुभाष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब यहाँ पर वक्त आ चला है, वक्त हो गया है कि चुनाव लड़ने वाले जितने भी नेता हैं उनके लिए कड़े कानून यहाँ पर बनाए जाएं, जिससे वो राजनीति का माहौल ना उड़ाए, हमारे लोकतंत्र का माहौल ना उड़ाए? As I said, there is every need for strict laws to regulate the functioning of political parties and to reform the electoral system.
As for code of conduct, there are codes of conduct available, for example, for legislators, but nobody follows them. There are codes of conduct for candidates and parties set by the Election Commission. But those items in the codes of conduct are also very often ignored. The Election Commission issues notices, sometimes issues warnings, but since the codes are not law, not much happens except some. बिल्कुल सख्ती की तो यहाँ पर ज़रूरत है और सख्ती होनी भी चाहिए और अब थोड़ी बहुत उम्मीद यहाँ पर जग रही है। लेकिन जस्टिस मिश्रा जी, मैं एक बात यहाँ पर याद करना चाहूँगा और उस पर चाहूँगा कि आपका रुख सामने आए कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जितने भी बागी नेताएं हैं, कई सांसद हैं जिन पर केस चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, 1 साल के अंदर उनका निपटारा हो जाए, जल्द से जल्द इन मामलों पर सुनवाई हो, इनको खत्म किया जाए। लेकिन अभी तक उस ओर कोई कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया है। इस बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का या कोई भी जो कोई सुधार या देश को आगे ले जाना चाहता होगा या देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो चिंतक होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नूतन और बहुत सारे ये साहस का कार्य कर रहे हैं, चाहे नोटबंदी का, चाहे किसी भी तरह। वो देश को अपने परिकल्पना में कहीं एक आदर्श और बहुत ज्यादा मेक इन इंडिया, बहुत सारे देश की तरक्की चाहते हैं। जो बात यहाँ पर उस पर देखिए, मेरा कहना मतलब है, जब उन्होंने संकेत किया तो उसमें देखिए कार्यपालिका और इसके बाद उसमें प्रदेश प्रोसिक्यूशन का काम जो है, केस निपटारा कराने का, ज्यादातर पार्टी देखिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। काउंटर एफिडेविट डालना, स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन आना, बहुत सारा देखिए ये कार्यप्रणाली स्टेट गवर्नमेंट पर होता है। और न्यायपालिका के अंदर देखिए है, सबसे पहला है कि एविडेंसेस हमारे स्वच्छ आवें, जल्दी आवें और सही आवें, और उनमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म हो। ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे अभी ऑनरेबल जस्टिस श्री धराव साहब से बात हो रही थी, उनका बड़ा लॉन्ग एक्सपीरियंस है। उन्होंने ये बताया कि अगर मजिस्ट्रेट सामने कोई स्टेटमेंट देता है तो आप उसको क्यों नहीं उपयोग करते हैं आप। इसके बाद आप उसको बहुत सारे आपके जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है उनके सामने स्टेटमेंट है, उसको आप बहुत ज्यादा वरीयता देते हैं। तो अब आपको देखना है कि सुधार किस तरह से ले आया जाए। देखिए, इसके लिए लीगल अवेयरनेस होना चाहिए स्कूलों में, और ये सभी देखिए हमारे नागरिकों को ये बताना होगा, आपके पास एक ऐसा बहुमूल्य देखिए अधिकार है, एक ऐसी शक्ति है कि आप पूरे तख्ते को पलट सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादातर लोग इन्वॉल्व होकर अपना वोट दीजिए, अपना जो अधिकार है इसका आप प्रयोग करिए। और ये भी है कि ये भी करना है कि इंटेलिजेंसिया को भी जागरूक करना है कि आप घर में बैठे अपना चिंतन मनन और उसका विश्लेषण न करिए, आप घर से निकल कर जाइए और उसमें अपने वोट को कास्ट करिए। ये भी देखना है कि ज्यादातर लोगों के देखिए इंटेलिजेंस क्या है कि वो कहीं यहाँ हैं, वहां उनका वोट है, नहीं जाते हैं, अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं। जो मीडियाकर हैं वो जत्थे के जत्था जाके, मालूम हुआ कि कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई ट्रॉली से जा रहा है, कोई जीप में जा रहा है, भर के जाके वोट दे देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो जन समुदाय है, जो भोला भाला है, उनको किसी न किसी तरह प्रलोभन देके इस तरह से उनको आकृष्ट करके वोट दिलाया जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि उनको जागरूक करना है और उनके अधिकार के पास बताना है, और जुडिशियल सिस्टम को इस तरह से स्ट्रेंथन करना है कि कोशिश हो कि जल्दी से जल्दी केस का निपटारा किया जा सके, और ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें लोग जिनके पास जो साक्ष्य देने वाले हैं वो निर्भीक होकर जा सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है आपका जो इन्वेस्टिगेशन का है, उसको स्ट्रेंथन मॉडर्नाइज करना है, जिससे लोग बिना भय के लोग पार्टिसिपेट करें और वो प्रोसिक्यूशन में सहयोग दें। ठीक है जस्टिस राव, क्या आपको लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं और जिन पर काफी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जो टाइम लिमिट की यहाँ पर बात की गई है, एक टाइम लिमिट के अंदर उन सारे केसेस को खत्म करना चाहिए, देखना चाहिए, उन पर फैसले देना चाहिए, और ये बहुत बेटर, एक बहुत अच्छा कदम होगा इन फ्यूचर? दिस इज मोस्ट वेलकम थिंग. Merely a determination or forming an opinion is not sufficient. To execute it is very difficult. See, Supreme Court is very wrong perceptions with the people are that Supreme Court maybe by label does not mean that it has control over all the courts. See, high courts are also constitutional courts. For each high court state, there is a high court, and high court has control over the subordinate judiciary. Therefore, high courts have to be taken into confidence. And I think last time Vajpayee government was there, this fast track court system was implemented, and most of the cases got disposed of very quickly. And even now my information is that from Karnataka and other places, the trial courts, there is some within reasonable limit cases are disposed of, but when it comes to high court, there it is struck up. For years together it is struck up.
something should be done at the higher courts, at the Supreme Court. After all, Supreme Court also, the total filing per annum is only hardly 50-60,000. You have got 30 judges. Per judge it is around 2,000 cases. Where if you look at the other trial judges and other, the ratio is quite high. Here the ratio is very reasonable. 2,000 cases per judge for disposal. If you take statistically analyze, it's not that difficult. It is not that difficult. Therefore, we have to have more courts, and especially for the higher courts, you should have something to devise for quick disposals. बिल्कुल बिल्कुल कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना है, देखिए, गांधी जी की जो परिकल्पना थी उसमें था पॉलिटिक्स विदाउट मॉरलिटी, यानी हमारी राजनीति नैतिकता से अगर परे हो जाए, विज्ञान मानवता से परे हो जाए, और जो मानव है ये मानवता से परे हो जाए, सौहार्द से परे हो जाए, तो देखिए वो अपना सैंक्टिटी मानी उसका अपना व्यक्तित्व लूज कर जाता है। तो हमको जो गांधी जी की परिकल्पना है, या देखिए जो हमारे चिंतक हैं उनकी परिकल्पना है कि राजनीति में अच्छे लोग आवें। कैसे अच्छे लोग? जो मैं कहता हूं ब्यूरोक्रेट्स आवें, साइंटिस्ट आवें, ऐसे लोग भी आवें जो चिंतक हैं, विभिन्न कलाकार भी आवें, खिलाड़ी भी आवें, लेकिन जिससे कि राजनीति में योगदान देगा। देखिए हमारे यहाँ राज्यसभा में या हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अच्छे लोग आवें, चिंतन होना चाहिए, एक दिशा मिलनी चाहिए हमारे समाज को। तो कैसे आवें लोग, आकृष्ट कैसे होंगे जब उनके लायक ऐसा माहौल यानी ऐसा वातावरण बनेगा जिससे वो भय विहीन होकर लांछन के बगैर। देखिए आज की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि जिससे अच्छे लोग आना नहीं चाहते, बिल्कुल वो कतराते हैं। अगर किसी तरह किसी को कोई प्रेरित भी हुआ तो उसको कोई प्रश्रय नहीं मिलता है, उसकी कोई पहचान नहीं बनती है। तो ऐसा वातावरण देखिए हमारे लीगल ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, समाज को इस तरह से कुछ चिंतन होना चाहिए जिसमें कि अच्छे लोग आकृष्ट हों, और तभी देखिए कि हमारे एक अच्छे राष्ट्र की और लोकतंत्र की बुनियाद सुदृढ़ होगी और हमारा देश अच्छे मार्ग की ओर सफल होगी। You should have adequate and stricter laws, and you should create a robust and effective judiciary. For that, executive role is very much necessary. So executive should play a proactive role in creating stricter laws, so that the laws could be enforced by the courts. और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच के कुछ वरिष्ठ एडवोकेट्स की राय भी जान लेते हैं। इन दोनों मामलों में ये देखा गया कि पॉलिटिशियंस के ऊपर, जो कि नेता बन चुके थे, ऐसे क्रिमिनल जिनके ऊपर कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं रह गया था और गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रही थी, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना जरूरी था। और सुप्रीम कोर्ट ने उचित किया है कि हस्तक्षेप करके लोगों को यह एक सबक दी है कि अगर आप अपराध करेंगे तो चाहे आप कितने भी पावरफुल हों, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून के हाथ आपकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। जी, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि शुरू में जब पार्लियामेंटेरियन बहुत क्वालिफाइड थे तो वो लोग अपना लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव दोनों पर कंट्रोल रखते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई और राजनीति में जो लॉ मेकर्स हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हुए कि जो लॉ के अनुसार कैबिनेट पर भी कंट्रोल रख सकें और लॉ भी बना सकें। तो बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि अगर अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को राजनीति से दूर करना है तो सभी को मिलकर इसके लिए आगे आना होगा, और निश्चित तौर पर ऐसे जो फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे हैं ये और आने चाहिए और इनमें और सख्ती भी यहां पर होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जस्टिस के श्रीधर राव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जस्टिस आर पी मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, जस्टिस विजेंद्र जैन जी, सुभाष कश्यप जी, राना मुखर्जी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए चलते चलते हफ्ते के बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों ने शुक्रवार को पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर ने जस्टिस संजय कृष्ण कौल, जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस मोहन M शांतनागौदार, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस S अब्दुल नाजीर को शपथ दिलाई। जस्टिस कौल मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सिन्हा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं। जस्टिस शांतनागौदार और जस्टिस गुप्ता केरल और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं जस्टिस नाजीर कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट में जजों के 3 पद अभी भी खाली हैं।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.K. सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में कानून और संविधान से जुड़े अहम सवाल शामिल है, इसलिए इसका फैसला संवैधानिक बेंच को करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में उपराज्यपाल प्रशासकीय प्रमुख है और वो दिल्ली सरकार की कैबिनेट की सलाह को मानने को बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसे सुने जाने की जरूरत है। कोर्ट ने संबंधित पार्टियों को अपना पक्ष लिखित में अटॉर्नी जनरल के पास 30 मार्च तक जमा करने के लिए कहा है। प्रधान न्यायाधीश J.S. खेहर, जस्टिस N.V. रमना और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की पीठ ने 14 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही 11 मई से इस मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं सभी पक्षकारों की ओर से कहा गया था कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बहस के लिए 3-3 वकीलों या पक्षकारों का चयन कर ले। कोर्ट ने साफ किया कि वो 3 तलाक से संबंधित कानूनी पहलू पर विचार करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज C.S. कर्णन अवमानना की कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। कर्णन और उनके वकील को कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में मामले में कार्रवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। जस्टिस कर्णन ने 4 पेज के खत में लिखा कि उन्होंने कोर्ट में अनियमितता और अनैतिकता का मामला उठाया है। इस मामले में 20 जजों के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उनका मकसद कोर्ट में करप्शन को खत्म करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ संज्ञान लेते हुए अवमानना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस कर्णन ने लिखा है कि अवमानना नोटिस जारी करने के उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले में सामूहिक नकल के दोषी पाए गए 634 से अधिक छात्रों के दाखिले को रद्द कर दिया। अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दाखिले की प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। ये फैसला 2008 से 2012 के बीच प्रवेश पाने वाले छात्रों पर लागू होगा। मेडिकल छात्रों का दाखिला मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के जरिए हुआ था। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ गई है। यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से 2 महीने में जांच रिपोर्ट मांगी है। पिछले साल अक्टूबर में मूल रूप से चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये महिला सभासद भी रह चुकी है। महिला का आरोप है कि उनके साथ अश्लील तस्वीरें खींची गई। महिला का ये भी आरोप है कि प्रजापति ने उनकी 17 साल की नाबालिग बेटी से भी छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मंत्री ने पिटाई की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में धार्मिक गुरुओं और नेताओं के सांप्रदायिक बयानों पर 2014 के तर्ज पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। 2014 में इसी तरह के मामले में सपा नेता आजम खान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गिरिराज किशोर को जनसभाएं करने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने आयोग से कहा कि वो 21 फरवरी तक बताए कि 2014 की तर्ज पर धर्म आधारित बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। देश की राजधानी दिल्ली में 29 अक्टूबर 2005 को सरोजनी नगर कालकाजी में हुए सीरियल बम धमाकों के 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जबकि एक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने तारिक अहमद डार को गैर कानूनी गतिविधि कानून के तहत दोषी माना, जिसमें अधिकतम सजा 10 साल की है। तारिक 11 साल से जेल में है। 2005 में दिवाली से एक दिन पहले हुए इन बम धमाकों में 62 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा का हाथ था। अभियोजन ने तारिक अहमद डार को ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया था। दिल्ली में मानसिक तौर पर अस्वस्थ लोगों के बने आशा किरण गृह में 2 महीने में 11 लोगों की मौत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से लगातार हुई मौतों का कारण और अब तक उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट 19 अप्रैल को करेगा। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि 2001 से अब तक आशा किरण से 250 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। इसकी जांच की जाए और वो कैसे और क्यों गायब हुए इसका पता लगाया जाए। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो अतीक के खिलाफ 45 मामलों में जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल करे। साथ ही कोर्ट ने शियास डीम यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले की जांच इलाहाबाद के SP क्राइम को सौंप दी। अतीक के खिलाफ 83 आपराधिक मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने शियाटस मामले में पेश जमानत अर्जी पर होने वाले आदेश की जानकारी भी मांगी है।